हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। कैसे हैं आप सब? आशा ही नहीं, अभी तो विश्वास है कि आप सब अच्छे होंगे। और इससे पहले आपने यूनिट 1 पूरी कंप्लीट कर ली होगी प्लेलिस्ट में, जैसा कि सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। और आज आप ये लास्ट चैप्टर पढ़ करके अपने यूनिट 2 को भी हमारे साथ में कंप्लीट कर लेंगे पेपर 1 की। ठीक है, अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से हैं तो हो सकता है कि ये आपका कोई और पेपर का टॉपिक हो, पेपर 1 2 3 4 में से, है ना। लेकिन CSDMU की यदि मैं बात करूं तो ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड यूनिट पेपर 1 का टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग क्या समझेंगे, शिक्षा दर्शन का क्या अर्थ होता है और इससे संबंधित जो आपके अलग अलग दार्शनिक रहे, जो फिलोसफर्स रहे, चाहे वो इंडियन फिलोसफर्स हो, चाहे वो आपके वेस्टर्न फिलोसफर्स हो, यानी कि भारतीय और जो पाश्चात्य आपके विचारक थे, उनके इस चीज को लेकर के क्या दृष्टिकोण थे और उससे संबंधित उन्होंने क्या परिभाषाएं दी, इसके विषय में भी हम लोग समझ रहे होंगे। तो सबसे पहले आइए समझते हैं क्या होता है शिक्षा दर्शन का मतलब। देखो, दर्शन एवं शिक्षा ने सामाजिक समस्या का दार्शनिक रूप से चिंतन करके जो समाधान समाज के समक्ष दिया है, उसे ही शिक्षा दर्शन या शैक्षिक दर्शन की संज्ञा दी गई है। शिक्षा दर्शन का अध्ययन दर्शन और शिक्षा के दोनों ही क्षेत्रों में करते हैं। बात समझिएगा। अब जैसे आपने शब्द पढ़ा कि शिक्षा दर्शन क्या है, तो शिक्षा दर्शन का मतलब ये नहीं है कि हम आपको शिक्षा अलग बता दें कि क्या होता है, वो तो हम आपको बता ही चुके हैं। दर्शन क्या होता है ये भी बता चुके हैं, लेकिन इनका आपस में जो संबंध है शिक्षा का दर्शन में और दर्शन का शिक्षा में, इन्हीं के क्षेत्र में एक ही साथ स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, शिक्षा दर्शन कहते हैं। वास्तव में शिक्षा दर्शन क्या है, अंतर विषय का आयाम है आपका, जिसका प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान जो आपका साइकोलॉजी है उसमें भी होता है। शिक्षा तकनीकी, जब आप थर्ड सेमेस्टर में पहुंचेंगे, शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य पूरा आपका क्या है, विषय है ना। और शिक्षा समाजशास्त्र, समाजशास्त्र तो अभी हमने शुरू नहीं किया, शुरू कर देंगे। इन सब का ये क्या है, आपका मिश्रण है शिक्षा दर्शन, यानी कि बहुत सारे विषयों में एक तरीके से शिक्षा दर्शन का क्या है, समावेशन है। सृष्टि सृष्टा क्या है, आत्मा परमात्मा क्या है, जीव जगत क्या है, करणी अकरणी, करणी अकरणी का मतलब होता है ऐसी कौन सी चीजें हैं जो करने के योग्य हैं और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो नहीं करने के योग्य हैं। जैसे कहते हैं पाप ना करो, तो वो सब चीजें कहां से आई। ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है। जैसे हम कह देते हैं अरे तुम तो मूर्ख हो या तुम अज्ञानी हो, तो हमने किस बेस पे ये बात कह दी कि तुम अज्ञानी हो, है ना। और कर्मों आदि के संबंध में विभिन्न दार्शनिकों ने जो अपने अपने मत या विचार दिए हैं, दर्शन शास्त्र इन सभी मतों का वर्णन करता है। ठीक है, दर्शन शास्त्र किन किन चीजों का वर्णन करता है, तो दर्शन शास्त्र ना सिर्फ आपका कि ये सृष्टि क्या है ना, मतलब ये पृथ्वी क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है, इसके रचयिता कौन है, आत्मा परमात्मा क्या है, लोग जो इतना मान रहे हैं, है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, कोई ईशा मसीह को मान रहा है, कोई भगवान जी को मान रहा है, तो कोई अल्लाह को मान रहा है, तो ये क्या है, इसका सच्चाई जानना। जीव जगत जो इतना बड़ा, आज इतनी सारी चीजें हैं जिनकी एक तरीके से भी डिस्कवरी भी तक नहीं हो पाई, है ना। और कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हम कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते हैं, किस चीज को हम ज्ञान कहें। क्या ए फॉर एप्पल जान लेना ज्ञान है, या छोटा से अनार जान लेना ही ज्ञान है, क्या फिर इससे भी परे कुछ है। क्या अज्ञान, अज्ञान कहना किसको सही रहेगा, क्या जिसको जो है जो बी आदमी ग्रेजुएशन नहीं करे, क्या हम उसको अज्ञानी कह देंगे, या जो कक्षा 8 पास नहीं है, क्या हम उसको अज्ञानी कह सकते हैं। मान लो उसके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं है ना, कोई मार्कशीट नहीं है, लेकिन फिर भी उसके अंदर ज्ञान हो सकता है। तो इन सब चीजों का जो अध्ययन है वो हम किसके अंतर्गत करते हैं, दर्शन शास्त्र के अंतर्गत करते हैं, है ना। और इसके अध्ययन से हम इस ब्रह्मांड में मानव जीवन का क्या महत्व है, यानी कि ये जो आपका यूनिवर्स है आप देख पा रहे हैं, इसमें इंसान यानी कि हम मनुष्यों का क्या महत्व है, इसे जानते हैं। और मनुष्य जीवन के अंतिम उद्देश्य को निश्चित करते हैं। उद्देश्य को निश्चित शिक्षा के माध्यम से प्राप्त करते हैं। प्रायः सभी दार्शनिकों ने इस पर प्रभाव डाला है कि उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षा का इसमें क्या स्वरूप होना चाहिए। यही कारण है कि दर्शन से शैक्षिक दर्शन का विकास हुआ है, और शैक्षिक दर्शन ने विभिन्न दार्शनिकों ने अपने अपने मत जो दिए उनमें से हम कुछ आपको पढ़ा देते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जॉन ड्यूवी, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने क्या कहा कि शिक्षा दर्शन सामान्य दर्शन का एक साधारण संबंध ही नहीं है, अपितु दार्शनिकों ने अब तक सही माना है कि वह दर्शन का महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि शिक्षा प्रक्रिया द्वारा ही क्या किया जा सकता है भैया, ज्ञान प्राप्त किया जा सकता
है। अब शिक्षा दर्शन की क्या विशेषताएं हैं, क्या इनका नेचर है, क्या इसकी प्रकृति है, आइए समझते हैं। शिक्षा दर्शन क्या है भैया? एक ही सिक्के के दो पहलू। जैसे आप कहते हैं ना कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यानी कि इसके बिना ये अधूरा है और ये इसके बिना अधूरा है। ठीक है, क्योंकि दर्शन का प्रयोग जो है वो शिक्षा के माध्यम से ही किया जाता है। ये एक तर्क प्रधान शास्त्र है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि जो आपका दर्शन शास्त्र है वो कैसा शास्त्र है, तो आप बताएंगे कि वो तर्क प्रधान शास्त्र है। कोई प्रयोग सिद्ध विज्ञान नहीं है ये, कि आप कोई पता चले एक्सपेरिमेंट करो कि हाँ इसमें हमने शिक्षा के 2 लॉ ले लिए, मनोविज्ञान के 2 लॉ ले लिए, तो उससे ये निश्चित एक लॉ निकल के आ गया। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने प्रयोग किया और वो जैसे विज्ञान में नहीं होता कि कोई प्रयोग किया और हमने बता दिया कि ये जो सोल्यूशन है, ये जो विलयन है, ये लवणीय है, कि ये अम्लीय है, कि ये क्षारीय है। ऐसा कोई प्रयोग करके हम नहीं बता सकते हैं इसमें कि कौन सी चीज सत्य है, कौन सी चीज असत्य है। ये आपका एक ऐसा विषय है दर्शन शास्त्र जो तर्क प्रधान है। कैसा है? जिसपे लॉजिकल बेस्ड है, ना कि प्रयोग सिद्ध है। ठीक है, उसके बाद में ये किसी भी शैक्षिक समस्या का परम चिंतन करके संभावित समाधान देता है, निश्चयात्मक समाधान नहीं देता। देखो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ये उसका सोल्यूशन दे देगा। समझिएगा बात को। हो सकता है कि अगर वो प्रॉब्लम किसी दूसरे इंसान के साथ हो तो जरूरी नहीं है कि उसका सोल्यूशन जो आपको दिया गया है, जैसे मान लो एक समस्या है, अब बात समझिएगा बहुत गौर से, क्योंकि इतना डीपली कोई नहीं समझाएगा आपको। जैसे मान लो कोई प्रॉब्लम है, ठीक, ये मान लो आप हैं, ठीक, आपको इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दर्शन शास्त्र ने दूसरी तरीके से दे दिया, फिर यही सेम समस्या इनको हो गई। ठीक है, यही सेम समस्या इन माननीय को होगी, तो इनको दर्शन शास्त्र ने जो सोल्यूशन दिया वो दूसरा दिया। तो कहने का आशय ये है कि कोई फिक्स सोल्यूशन नहीं है कि हाँ हम इस चीज को ऐसे मान लें यही होगा। वो हर क्षेत्र में जाकर के उसका जो एक लॉजिकल चीजें हैं वो क्या होती हैं भैया? परिवर्तित होती रहती हैं। तो बता दिया गया है यहाँ पर कि शैक्षिक समस्या का परम चिंतन करके संभावित समाधान देता है, निश्चयात्मक समाधान ये कभी नहीं देता है। शिक्षा दर्शन केवल शिक्षा के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इन्हें सामाजिक समस्याओं के समाधान में भी प्राथमिकता दी जाती है। शिक्षक दर्शन एक उदार अध्ययन विषय है जिसे समाज की जटिल समस्या के लिए एक स्वतंत्र अध्ययन विषय के रूप में भी विकसित किया गया है। शिक्षा दर्शन समाज की परिवर्तनशील परिस्थितियों से उत्पन्न समस्याओं का नियंत्रण करके उसका समाधान करता है। यानी कि आप ये नहीं सोचो कि शिक्षा दर्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम कि बच्चों का करिकुलम बनाने में, बच्चों का सिलेबस बनाने में, बच्चों को पढ़ाने में यूज करेंगे। नहीं, इससे भी परे जो आप कह दो कि जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, जो बड़े बड़े शिक्षा शास्त्री हैं, है ना, जो लोग पीएचडी कर रहे हैं, जो बहुत बड़े आप कह दो कि जो बहुत बड़े बाबा लोग होते हैं, वो सब कहीं ना कहीं इसी से जुड़े हुए हैं। भाई वो जानना चाहते हैं कि ज्ञान क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है। तो हमारा अस्तित्व जो है वो उसका जवाब हमको कौन देता है? शिक्षा दर्शन ही तो देता है, दर्शन शास्त्री तो देता है ना। शिक्षा दर्शन में दर्शन सैद्धांतिक पक्ष तथा देखो शिक्षा दर्शन जो होता है उसमें दर्शन जो होता है ना, जो आपका फिलॉसफी होती है वो सैद्धांतिक पक्ष होता है ना, और जो शिक्षा होती है वो क्या होता है भैया? व्यवहारिक पक्ष होता है। ये पॉइंट आपको अपने स्मरण में रखना है कि शिक्षा दर्शन में शिक्षा आपका कैसा पक्ष है? सैद्धांतिक पक्ष है। कैसे याद रखो? देखो, जो दर्शन है वो आपका सैद्धांतिक पक्ष है और जो शिक्षा है वो आपका कैसा है? व्यवहारिक पक्ष है। शिक्षा दर्शन की प्रकृति दार्शनिक तथा वैज्ञानिक दोनों ही है। अगर आपसे कोई पूछे कि शिक्षा दर्शन की प्रकृति कैसी है, तो आप ये नहीं कहोगे कि नहीं विज्ञान के आधार, विज्ञान नहीं है भाई। विज्ञान भी शिक्षा से विज्ञान भी शिक्षा दर्शन से जुड़ा हुआ विषय है भाई। विज्ञान में लोग परमाणु की खोज किए, उसके बाद में बताएं उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन किससे बना है? वो गोल गोल इलेक्ट्रॉन क्यों चक्कर लगाता है? तो ये जो जवाब ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं इसका चिंतन मनन पहले ही शिक्षा दर्शन में हो रहा है ना, कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। तो कहीं ना कहीं आपका विज्ञान जो है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। शिक्षा दर्शन जो है वो शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी और सार्थक बनाने में अपनी विशेष भूमिका रखता है। इसकी सहायता से शिक्षक अपने कर्तव्यों को सुनिश्चित करने में सफल होता है और वह शिक्षण प्रक्रिया में प्रतिबद्धता का भाव विकसित करता है। शिक्षा दर्शन से शिक्षक अपने उद्देश्यों को निश्चित करता है। वह शिक्षा दर्शन की सहायता से राष्ट्र की आवश्यकताओं एवं भावनाओं को समझकर उनका समाधान करता है। नियोजित शिक्षा प्रक्रिया को चलाने के लिए विद्यालय के प्रबंधन और प्रशासन के स्वरूप को शिक्षा दर्शन के अध्ययन द्वारा ही निश्चित कर पाते हैं। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि शिक्षा दर्शन का ज्ञान हर व्यक्ति को होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक, तो इसीलिए आप लोगों के विषय में शिक्षा दर्शन भाई शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य रखा गया।
अब देखिए शैक्षिक दर्शन के कार्य क्या हैं, है ना। अभी तक आपने उसकी विशेषताएं पढ़ ली, उसकी प्रकृति पढ़ ली। अब फंक्शन क्या है एजुकेशनल फिलॉसफी के, हम लोग ये पढ़ेंगे। शिक्षा दर्शन में शिक्षा और दर्शन आपस में अंतः संबंधित है। सबको पता है कि जो आपका शिक्षा है वो भैया किससे संबंधित है, सीधी सी बात है भैया, वो दर्शन से संबंधित है ना। एजुकेशन जो है वो फिलॉसफी से क्या है, संलग्न है, एक तरीके से जुड़ा हुआ है। शिक्षा दर्शन के अंतर्गत शिक्षा की प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली समस्याओं को हम दार्शनिक विधियों एवं दृष्टिकोण से समाप्त करने का प्रयास करते हैं। इन समस्याओं को दूर करके विशेष दार्शनिक परिणामों एवं निष्कर्षों को प्राप्त किया जाता है। होता क्या है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में मान लो समस्याएं आ रही हैं, कि शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित मान लो कोई समस्याएं आ रही हैं। अब इनका कोई हमको तार्किक संबंध नहीं नजर आ रहा है कि मतलब वैज्ञानिक रूप से हम इसको कैसे सॉल्व करें। तो हम लोग जो ये समस्याएं हैं इनको हम किसके माध्यम से सॉल्व करते हैं, इनको हम लोग दर्शन के माध्यम से सॉल्व करते हैं, फिलॉसफी के माध्यम से सॉल्व करते हैं। शिक्षा शास्त्र में इन समस्याओं हेतु वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग होता है, जबकि शिक्षा दर्शन में भैया किसका प्रयोग होता है, दार्शनिक विधियों का प्रयोग होता है, जो समाज में समस्याएं हैं उनका निस्तारण करने के लिए। शिक्षा एवं समाज का क्या संबंध है, ठीक। अब समस्याएं कैसी होती हैं, अब ये समझ लो। जैसे मैम आपने तो बता दिया कि शिक्षा में आने वाली जो समस्याएं हैं उनका जो है, ये जो आपने बताया, ये जो समस्याएं हैं इनका अध्ययन हम लोग दर्शन के अंतर्गत कर लेते हैं जाकर के। लेकिन ये समस्याएं तो बताइए मैम कैसी समस्याएं। हमने कहा जैसे किसी के मन में ये प्रश्न उठते हैं ना, कैसे प्रश्न, कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, कि बच्चों को हम क्यों पढ़ाएं, केवल काका गागा याद करा दें बस यही शिक्षा है क्या, इतना संकुचित मतलब हो सकता है शिक्षा का। या उद्देश्य की प्राप्ति हेतु क्या पाठ्यक्रम बनाया जाए, यानी कि बच्चों को हम और ज्यादा कैसे अच्छा पढ़ाएं, शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए, शिक्षा एवं समाज का क्या संबंध होना चाहिए, शिक्षा की प्रक्रिया में विद्यालय का क्या स्थान है, गौड़ है कि मुख्य है कि कोई मतलब नहीं है, विद्यालय का बच्चा ऐसे भी पढ़ सकता है। या लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कौन सी शिक्षण विधियां हो, मतलब अगर हम कुछ कुल मिला के कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कौन सी शिक्षण विधियां अपनानी चाहिए। तो इन सबकी स्टडीज, ये क्या है, ये शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली समस्याएं हैं, इन सबकी स्टडीज, इन सबका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं बेटा, इन सबका अध्ययन हम क्या करते हैं बेटा, दर्शन के अंतर्गत करते हैं। ठीक है। अब जैसे मानव प्रकृति की अगर मैं बात करूं तो प्राचीन काल से ही मानव प्रकृति के विषय में अनुसंधान होते रहे, मतलब इस पे जो है खोज चलती रही है। बालक के सर्वांगीण विकास के रूप में मानव क्या है, ये बात शिक्षा के लक्ष्य की व्याख्या पर आधारित है। सर्वांगीण विकास का मतलब क्या होता है, सर्वांगीण विकास का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो ये चिंटू है ना, जैसे मैं आपके सामने एक बना देती हूँ, जैसे मान लो ये चिंटू है हंसते खेलते, ठीक है। तो सर्वांगीण विकास का मतलब ये होता है कि इनका कैसा भैया, मानसिक विकास भी हो जाए, है ना, इनका समझिएगा बात को, कि इनका मानसिक विकास भी हो जाए, है ना। कोई अगर इनसे कोई प्रश्न पूछ रहे हैं बड़े बुजुर्ग तो ये उसका अच्छे से आंसर दें, है ना, ये नहीं कि बहुत बुरे तरीके से आंसर कर दें, है ना। इनके अंदर सामाजिक विकास भी होना, ठीक, इनके अंदर सामाजिक के साथ साथ नैतिक विकास होना, ठीक, नैतिक विकास के साथ साथ इनका संज्ञानात्मक विकास होना, संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ, है ना, इनका बौद्धिक विकास होना, बौद्धिक विकास के साथ साथ इनका फिजिकल यानी कि भौतिक विकास होना, मतलब हर तरीके का इनका विकास होना, यही आपका क्या कहलाता है, सर्वांगीण विकास, यानी कि हर एक पक्ष का विकास होना, है ना। इसकी स्टडी भी हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं, शिक्षा दर्शन के अंतर्गत। शिक्षा के आदर्श क्या होने चाहिए, तो बालक का सामाजिक विकास इस प्रकार होना चाहिए कि वह कैसा हो भैया, जनतंत्रीय समाज में रह करके जनतंत्रीय आदर्शों का अनुसरण कर सके। शिक्षा का आदर्श उद्देश्य बालक में नकारात्मक प्रवृत्तियों के स्थान पर वांछित प्रवृत्तियों का विकास करना है। शिक्षा के माध्यम से बालक अपनी कल्पना के आदर्श को समझकर को समाज में रहकर समायोजित करते हैं। प्राचीन काल से आज तक पूर्वी शिक्षा दार्शनिकों एवं पाश्चात्य शिक्षा दार्शनिकों ने शिक्षा के लक्ष्य को मानव की विभिन्न अवस्थाओं का पूर्ण विकास माना है। सामाजिक दृष्टि से शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति पर सामाजिक नियंत्रण स्थापित करना है, जिसके माध्यम से समाज की संस्कृति, मूल्य, सभ्यता, आदर्श एवं परंपराएं क्या है भैया, सुरक्षित रहती है। यानी कि बच्चा जब विद्यालय जाता है तो वो हर एक चीज तरीके से, मतलब एक निश्चित समय में सीख पाता है, एक निश्चित तरीके से सीख पाता है। शैक्षिक मूल्यों की अगर मैं बात करूं तो शिक्षा दर्शन में शैक्षिक मूल्यों पर विशेष रूप से जोर दिया जाता है। दर्शन में विशेषता मूल्यों को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि विज्ञान में किसको भैया, तथ्यों पर बल दिया जाता है। जो आपका साइंस है वो हमेशा तथ्य पर बात करेगा, फैक्ट्स पे बात करेगा।
इन जो दर्शन है, जो आपका फिलॉसफी है, वो मूल्यों पर बात करेगा, वैल्यूज पर बात करेगा। शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम शिक्षा प्रणाली में अन्य महत्वपूर्ण विषयों का चुनाव में शैक्षिक लक्ष्यों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। शैक्षिक मूल्यों से ही शिक्षा के अहम लक्ष्य को हम निर्धारित किए जाते हैं। शिक्षा और राज्य की अगर मैं बात करूं, शिक्षा और राज्य का संबंध कैसा है, तो शिक्षा दर्शन में शिक्षा एवं राज्य या राजनीति से संबंधित विषयों की विवेचना की जाती है। विभिन्न समाजों के भिन्न भिन्न राजतंत्र जैसे अधिनायकवाद, सामंतवाद आदि, इनमें से जनतंत्र अत्यधिक प्रचलित है, क्योंकि इसमें व्यक्ति के महत्व एवं मानवीय मूल्यों पर अधिक बल दिया जाता है। देखो यहाँ पर जो लैंग्वेज लिखी है, आपको ये लैंग्वेज नहीं लिखनी है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आपने अभी पेपर 1 के नोट्स नहीं लिए हैं, तो पेपर 1 ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, इसको आप पीजी पॉइंट ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। कोर्सेज के सेक्शन में जाइएगा, रेफरल कोड में यही पड़ेगा आपका। ऐप इंस्टॉल कर करके आप ये पेपर 1 की पीडीएफ अवेलेबल है कहाँ पर, पीजी पॉइंट एप्लीकेशन पे, तो वो नोट्स ले लीजिए और उसमें जो क्वेश्चन है उनकी आप प्रैक्टिस लगातार करते रहिए लिख करके, और आप आराम से अपने चीजों को कर पाएंगे अच्छे से। शिक्षा एवं ज्ञान का सिद्धांत की अगर मैं बात करूं, तो शिक्षा के द्वारा ज्ञान देने का कार्य किया जाता है। शिक्षा दर्शन में विभिन्न दार्शनिकों ने ज्ञान के विषय में भिन्न भिन्न मत प्रस्तुत किए, जैसे ज्ञान क्या है ना, इसकी कसौटी क्या है, इसकी सीमाएं क्या है, असत्य क्या है, सत्य क्या है, जो हम कह देते हैं कि नहीं जो तुम सच बोल रहे हो बस वही सच है, क्या यही सच है, या इससे भी परे इसकी कोई परिभाषा है। मतलब हमने आपसे पूछा क्या आपने खाना खाया, आपने कह दिया कि हाँ हमने खाना खाया, क्या यही सत्य है? क्या सत्य का इतना संकुचित अर्थ है, या इससे भी परे कुछ सत्य है ना? इन सब चीजों का ज्ञान, जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो ये सब आपका किसके अंतर्गत आते हैं, शिक्षा दर्शन के अंतर्गत आते हैं। अब शिक्षा दर्शन के अंतर्गत आने वाली और भी चीजें, जैसे विद्यालय में शिक्षा का स्थान कैसे होना चाहिए, शिक्षा एवं सामाजिक प्रकृति कैसी होनी चाहिए, शिक्षा एवं का आर्थिक व्यवस्था के साथ क्या लेना देना है, तो ये आप अपने मन से थोड़ा सा रीड कर सकते हैं, इसमें कोई इतना खास नहीं बताया गया, बहुत जो इजी टॉपिक है वो मैं स्किप करूंगी। शिक्षा दर्शन का विषय क्षेत्र और विषय वस्तु क्या है, यानी कि स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन क्या है, ये हम समझेंगे। शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया माना जाता है जिसका संबंध मानव के संपूर्ण जीवन से होता है। दर्शन सदैव इस प्रक्रिया का संचालन केंद्र रहा है। शिक्षा दर्शन के अंतर्गत विभिन्न दर्शनों एवं उनके द्वारा निश्चित शिक्षा की अवधारणा, उसके उद्देश्य, पाठ्यचर्या एवं शिक्षण विधियों का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा में अनुशासन की अवधारणा एवं अर्थ को सभी दार्शनिक विचारधाराओं ने अपनी अपनी दृष्टि से लिया है एवं उसके भिन्न भिन्न स्वरूपों का प्रतिपादन किया है। अनुशासन प्राप्त करने के लिए जिन साधनों व उपसाधनों का उन्होंने प्रतिपादन व समर्थन किया है उनमें भी बड़ी भिन्नता है। शिक्षा दर्शन में इस सब का अध्ययन भी किया जाता है। ये मान के चलिए आप, जो शिक्षा दर्शन है ऐसा कोई पहलू नहीं है जीवन का जो उससे अछूता रहा हो। मतलब हर एक चीज में जब आप खोज के लिए निकलेंगे तो आपको शिक्षा दर्शन का कहीं ना कहीं सहारा लेना ही पड़ जाएगा, भले आप फिजिक्स पढ़ने जा रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो, बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हो, कुछ भी पढ़ने जा रहे हो, है ना। तो दर्शन से ही जुड़ी हुई चीजें हैं जो आज हम लोग विषय के रूप में बच्चों को पढ़ा रहे हैं या स्वयं भी पढ़ रहे हैं। आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट का पॉज लेना चाहूंगी और मैं आपको बताना चाहूंगी कि पेपर 3 बेटा जो है आपका शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, उसकी प्लेलिस्ट आपकी इसी चैनल पर बनी हुई है ना। शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य जो अभी हाल ही में हमने पढ़ाया है, तो वो लगभग 2 यूनिट्स कंप्लीट है, वो आप लोग कंप्लीट करके रखिए। फिर से हम पेपर 3 ही शुरू करेंगे क्योंकि ये बहुत एक तरीके से ऐसा विषय है जिसमें आपको पढ़ाना बहुत जरूरी है, ठीक है। और बाकी में हम शिक्षा के समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य का क्या करें, हमने कहा ठाकुर पब्लिकेशन की इसी किताब से हमने आपको शिक्षा के समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य अभी 6 महीने पहले आने वाले बैच, जो पिछला बैच आपका निकल गया, उसको पढ़ाया था। तो आप उनकी जो क्लासेस हैं उनकी प्लेलिस्ट आप देख लीजिए। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्लास हम आपकी शिक्षा के समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य की करवा देंगे, लेकिन बुक वाला जो कंटेंट है वो आप अपना कंप्लीट करके रखिए प्लेलिस्ट के माध्यम से, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि शिक्षा दर्शन की आवश्यकता क्या है और क्या इसका महत्व है। तो सबसे पहले कि मानव जीवन के कल्याण के लिए शिक्षा दर्शन की आवश्यकता एवं महत्व का ज्ञान एक शिक्षक के लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि आपको पता है कि आप टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं भाई, बीएड में अगर आपने एडमिशन लिया है सो इट मीन्स कि आपको टीचर ही बनना आपका उद्देश्य है। तो शिक्षक के लिए अत्यंत ये आवश्यक है क्या जानना,
कि शिक्षा दर्शन की आवश्यकता को जानना कि उसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उसका रोल है। तो शिक्षा दर्शन के ज्ञान के बिना एक जो शिक्षक होता है, एक जो टीचर होता है, वो एक तरीके से मान लो बिना बैसाखी के पुंग के समान होता है। यानी कि अगर आपको इस चीज का ज्ञान नहीं है तो बच्चे आपसे पता चले साइंस के टीचर बने, आपसे क्वेश्चन करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, तो आप उसके सामने निशब्द हो जाएंगे। फिर अगर आपको शिक्षा दर्शन का ज्ञान है तो फिर बच्चा आपसे चाहे जैसा क्वेश्चन करे, आप उसका जवाब देने के लिए समर्थ होंगे। तो इसीलिए आपको बीएड में ये विषय पढ़ाया जा रहा है ना। शिक्षा दर्शन से ही एक शिक्षक को ब्रह्मांड और समस्त मानव स्वरूप का बोध होता है। यानी कि आप मानव के स्वरूप को भी शिक्षा दर्शन के माध्यम से ही जान सकते हैं। शिक्षा दर्शन से शिक्षक को शैक्षिक चरणों को समझने तथा उनमें आने वाली समस्याओं को दूर करने का ज्ञान प्राप्त होता है। शिक्षा के विकास के लिए शिक्षा दर्शन की आवश्यकता एवं महत्व को हम निम्न बिंदुओं से प्रदर्शित कर सकते हैं। पहला कि शिक्षा के उद्देश्यों का ज्ञान होना। जैसे इस संसार में प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर निहित होता है। इसी क्रम में शिक्षा के भी अपने अपने क्या है उद्देश्य होते हैं, जो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होते हैं। शिक्षा दर्शन के बिना शिक्षा के उद्देश्यों की कल्पना करना कठिन प्रतीत होता है। शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षक को शिक्षा दर्शन का ज्ञान होना आवश्यक है। यानी कि एज अ टीचर आपको ये नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। विभिन्न दार्शनिकों के भिन्न भिन्न विचारों को ध्यान में रखकर शिक्षक शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है और शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में शिक्षा दर्शन आवश्यक एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा की पाठ्यचर्या संबंधी अगर मैं ज्ञान की बात करूं तो शिक्षा के पाठ्यचर्या का मतलब क्या होता है? करिकुलम, मतलब आपका कोर्स है ना। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए रुचिपूर्ण, व्यवस्थित एवं प्रभावशाली पाठ्यचर्या की आवश्यकता होती है। शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यचर्या का अपना विशेष स्थान होता है। उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही पाठ्यचर्या का निर्धारण करना चाहिए। एक अच्छे एवं प्रभावशाली पाठ्यचर्या के निर्धारण में दर्शन की महती भूमिका है। शिक्षक को विभिन्न दर्शनों को ध्यान में रखकर ही पाठ्यचर्या चुनना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक दर्शन किसी एक खास पहलू पर बल देता है। अतः शिक्षा दर्शन की आवश्यकता एवं महत्व को ध्यान में रखते हुए ही पाठ्यचर्या का निर्धारण होना चाहिए। यानी कि जब भी हम करिकुलम बना रहे हों, जैसे एनईपी 2020 के अनुसार हर चीज में परिवर्तन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमको किस चीज का, शिक्षा दर्शन को ध्यान में रख कर ही जो आने वाली नई पॉलिसीज हैं, जो आने वाले बच्चों के नया करिकुलम है, जो सिलेबस है, उसको डिसाइड करना चाहिए। विद्यालयों के स्वरूप एवं कर्तव्यों का ज्ञान, कि सब कुछ स्कूल ही नहीं होता है, सब कुछ स्कूल ही नहीं होता है, स्कूल प्रधान नहीं है। और स्कूल का क्या कर्तव्य, वहाँ के जो उपस्थित टीचर्स, मैनेजर, प्रिंसिपल्स हैं, उनके क्या कर्तव्य होने चाहिए, इन सब चीजों का अध्ययन भी हम शिक्षा दर्शन में अंतर्गत किया जाता है। इसमें यह भी बताया जाता है कि नियोजित शिक्षा की प्रक्रिया को चलाने के लिए विद्यालय का स्वरूप क्या होना चाहिए। मतलब अगर आपको एक बहुत अच्छा स्कूल चलाना है, बहुत अच्छे तरीके से चीजों को मैनेज करना है, तो आपका स्वरूप क्या होना चाहिए, है ना, और उनके क्या कर्तव्य होने चाहिए। मतलब एक स्कूल में जो उपस्थित सारी टीम है, उनके क्या कर्तव्य होने चाहिए। इस संबंध में दार्शनिकों के विचारों में बड़ा अंतर है और इस अंतर या मतभेद के पीछे उनके अपने अपने तर्क हैं। मतलब ऐसा नहीं है किसी ने कहा कि नहीं, बच्चों को स्कूल में जो है सिर्फ प्यार दिया जाना चाहिए, खेल के माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए। किसी ने कहा कि नहीं, खेल, बच्चों को प्यार तो घर पे मिलता ही है और खेल के माध्यम से पढ़ाएंगे अगर बच्चों को, तो वो कॉन्सेप्ट्स को बहुत धीरे धीरे सीखेंगे। उनको एक प्रॉपर टाइम टेबल बना करके पूरा करिकुलम पढ़ाना चाहिए। तो सबके अलग अलग विचार रहे हैं इस चीज को लेकर के, है ना। तो किसी विचारी का कुछ मानना था, किसी का कुछ मानना था। शिक्षा दर्शन के अध्ययन से शिक्षक को इस सब का ज्ञान हो जाता है और वह शिक्षा के निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विद्यालय के स्वरूप व उसके कार्यों को निश्चित करने में सफल होता है। शिक्षा दर्शन के अध्ययन के अभाव में शिक्षक विद्यालयों के स्वरूप एवं कर्तव्यों को निश्चित नहीं कर पाता है और इस दृष्टि से भी शिक्षक को शिक्षा दर्शन के अध्ययन आवश्यक करना चाहिए। इसी तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि शिक्षण विधियों का ज्ञान पता चले। जो आपका लेक्चर मेथड होता है, वो उच्च वाले जो क्लासेस होते हैं, यानी कि जब आप ग्रेजुएशन में होते हैं तो आपके लिए ठीक है वो। अब आप ये लेक्चर मेथड उठा करके जो है प्राइमरी वाले में अपना दो, तो प्राइमरी में आपका ये मेथड काम नहीं आएगा, बच्चा बोर हो जाएगा, उसका पढ़ने से इंटरेस्ट छूट जाएगा, वो विद्यालय भी नहीं आएगा। तो कहाँ पर आपको कौन सी शिक्षण विधियां अपनानी, कौन से मेथड अपना करके पढ़ाना है, ये आपको पता होना चाहिए एज अ टीचर।
शिक्षा के अनुशासन संबंधी विभिन्न दृष्टिकोण। पता चले अनुशासन बनाने के लिए आप बच्चों को मारपीट कुटाई कर दे रहे हो, ये नहीं करना चाहिए। उसके बाद कहते नहीं, एक आंख मार की और एक आंख प्यार की बना के चलनी चाहिए बच्चों के सामने। जैसे 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 जब कोई घर पे मान लो आ जाता था, है ना, ये चिंटू बैठे हैं, ठीक है, सबके सामने, उसके बाद में यहाँ पर टेबल रखी है, ठीक है, यहाँ पर उसमें बढ़िया नाश्ता लगा हुआ है, यहाँ पर मस्त सब कुछ दिख रहा है, ठीक, चिंटू की सारी नजर इसी पे है, चिंटू खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। इधर इनकी मम्मी बैठी हैं, है ना, एक बार इन्होंने ये वाली आंख केवल बड़ी कर दी ऐसे, और बस फिर चिंटू ने तुरंत अपना हाथ पीछे कर लिया। आंटी बार बार कहनी बेटा खा लो, बेटा खा लो, तो ये चिंटू उठा के खा नहीं रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि अनुशासन बहुत जरूरी है बच्चे के अंतर्गत, लेकिन कैसा, एक आंख मार की एक आंख प्यार की, दोनों वाला, समझ गए, ठीक है। अब क्या है, बात कही गई कि जो आपके प्राच्य यानी कि भारतीय और जो आपके पाश्चात्य दार्शनिक संप्रदायों में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, यानी कि जो आपके ईस्टर्न और जो आपके वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलोसफी हैं, इनके बीच में क्या अंतर है, इसके विषय में हम लोग बात करेंगे। तो ये तो हम यहीं पे कर लेंगे बात। देखो, सबसे पहली बात क्या कही गई है कि भारतीय दर्शन जो है वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर आधारित है, लेकिन जो आपका पाश्चात्य दर्शन है, यानी जो आपकी वेस्टर्न फिलोसफी है, वो मानववादी दृष्टिकोण पर आधारित है। वहीं पर मनुष्य को सांसारिक दुखों से मुक्ति दिलाना इनका मेन एम होता है। जैसे जो आपके भारतीय दार्शनिक रहे, है ना, और जो आप देखो भारतीय दार्शनिक के अंतर्गत आप पढ़ेंगे अभी आगे चल के चैप्टर नंबर 4 आपका पूरा इन्हीं के बारे में है। जैसे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, महात्मा गांधी हो गए, अगर मैं वेस्टर्न की बात करूं आपके तो पॉल फ्रेयरे हो गए, प्लेटो हो गए, ये सब आपके क्या पाश्चात्य हैं। तो इनका जो भारतीयों का मानना है वो ये मानना है कि मनुष्य को सांसारिक दुखों से मुक्ति दिलाना। अब पाश्चात्य जो आपके दार्शनिक रहे उनका क्या मानना था, उसके उनके हिसाब से फिलोसफी में क्या अध्ययन किया जाता है कि मनुष्य के सांसारिक सुख जो भौतिकता है इसकी प्राप्ति के लिए अग्रसर होने पर बल दिया गया। अधिकांश भारतीय दर्शन संपूर्ण ब्रह्मांड के वास्तविक स्वरूप एवं उसके अंतर्गत मनुष्यों के स्वरूप की व्याख्या प्रस्तुत करता है, और जो आपका पाश्चात्य दर्शन है यानी जो वेस्टर्न फिलोसफी है वो केवल मनुष्य के स्वरूप की ही व्याख्या करती है। देखना कितना बड़ा अंतर है। जो आपका भारतीय दर्शन होता है वो वास्तविक ज्ञान के स्वरूप की व्याख्या का प्रयास करता है, और जो आपका पाश्चात्य दर्शन है वो ज्ञान विज्ञान की व्याख्या करने का प्रयास करता है। अधिकांश भारतीय दर्शन का विकास स्वतंत्र रूप से हुआ है। अधिकांश पाश्चात्य दर्शनों का धर्म से कोई संबंध नहीं है। भारतीय दर्शन को आज भी तत्व मीमांसा के आधार पर देखा जाता है। तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया था, और पाश्चात्य दर्शन को ज्ञान एवं विज्ञान की व्याख्या के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ तक पढ़ने के बाद में यह क्या निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय दर्शन में आध्यात्मिकता, नैतिकता एवं वास्तविकता को संश्लेषित करके दार्शनिक विचार प्रस्तुत किए गए, है ना, और भारतीय दर्शन में मोक्ष को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है। जो आपकी इंडियन फिलॉसफी है इसमें क्या है भैया, मोक्ष प्राप्त कर लेना ही मान लीजिए ज्ञान की प्राप्ति है। भारतीय दर्शन में आध्यात्मिक मूल्यों की अधिकता है। इन्हीं आध्यात्मिक मूल्यों के अनुसार आचरण करने वाले मार्गों की खोज की जाती है। भारतीय दर्शन में बौद्धिकता एवं निरर्थकता, कल्पनाओं से कोई स्थान नहीं है। इसके जस्ट उल्टा है का कौन सा आपका भैया, पाश्चात्य दर्शन यानी वेस्टर्न फिलोसफी। इन्होंने सैद्धांतिक प्रयोजनों पर आधारित है जिनके क्रमबद्ध विकास पर बल दिया गया है, और पाश्चात्य दर्शन नीति एवं धर्म की कोई प्रेरणा नहीं देता है। पाश्चात्य दर्शन में सांसारिक सुख के साधनों को विशेष महत्व दिया गया है। ये था आपका पूरा चैप्टर नंबर 2, और यहाँ से होती है आपकी भैया क्या, पूरी यूनिट 2 कंप्लीट। ठीक है, तो यानी कि आपका 4 यूनिट है इसमें, है ना, आपके पेपर 1 में 4 यूनिट है, जिनमें से हमने आपको पूरी यूनिट 1 कंप्लीट करा दी है, और आज ही आपकी ये यूनिट 2 कंप्लीट हो गई है। बची है आपकी यूनिट 3 और यूनिट 4। हम कोशिश करेंगे कि यूनिट 3 पढ़ाने से पहले यूनिट 4 आपको पढ़ा दें, क्योंकि उसमें स्मरण, देखो ये क्या भारतीय दर्शन का योगदान है, इसका जो प्रश्न आएगा वो आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, है ना। लेकिन एक बार जरा हम आपको यूनिट 4 एक बार दिखा देते हैं, है ना, क्योंकि यूनिट 3 बड़ी भी बहुत है और इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आपको पढ़ाएंगे हम। लेकिन जो आपकी यूनिट 4 है ना, उसमें क्या है, याद करने वाली चीजें बहुत हैं, कि जैसे उनका जन्म कब हुआ, है ना, उनका मरण कब हुआ, उन्होंने कौन कौन सी चीजें लिखी। जैसे यहाँ से आपकी ये देखिए यूनिट 2 के बाद में यूनिट 3 कंप्लीट हो गई है और यूनिट 4 आपकी शुरू हुई है।
तो एक बार मैं आपको यूनिट 4 दिखा देती हूँ। देखो यूनिट 4 के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना, भारतीय एवं पाश्चात्य विचारकों के क्या शैक्षिक विचार है, यानी कि एजुकेशनल थॉट्स क्या हैं आपके, जो आपके इंडियन और वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं। तो जब हम आपको इनके बारे में पढ़ाएंगे ना, तो ये पढ़ना है। देखो इंडियन फिलोसफर्स के अंतर्गत आपको महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, रविन्द्रनाथ के बारे में पढ़ना पड़ेगा, गिज्जू भाई, मतलब हमको तो लगता है 100 नहीं 110% आपका गिज्जू भाई से जरूर क्वेश्चन बनेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके। देखो एक तो गिज्जू भाई का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और महात्मा गांधी का जो बेसिक शिक्षा अधिनियम वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वामी विवेकानंद जी भी इंपॉर्टेंट है, और जे कृष्णमूर्ति। ठीक, ये आपको इंडियन फिलोसफर्स के अंतर्गत हम पढ़ाएंगे। इसी तरीके से आपको वेस्टर्न फिलोसफर के अंतर्गत भी चीजें पढ़ाएंगे। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं ना, तो ये सब हम चाहते हैं कि क्योंकि इसमें थोड़ा सा याद करने जैसा टॉपिक है ये, तो अगर हम इनको पहले पढ़ा देंगे, अगर आप एक पेन कॉपी लेकर के साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी नोट करते चलेंगे, तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और नो डाउट कि इससे क्वेश्चन बनेगा जरूर। एक लॉन्ग आंसर और वेरी शॉर्ट आंसर आपको यहाँ से देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, हो सकता है शॉर्ट भी बन जाए, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अब देखो जैसे कि अब अभी हमने आपको बताया ना इंडियन के अंतर्गत आपको क्या पढ़ाएंगे, और वेस्टर्न के अंतर्गत आपको सिर्फ 3 लोगों को पढ़ना है। एक तो प्लेटो को, दूसरा आपका जीन जैक्स रूसो को, तीसरा आपका जॉन डेवी को। ठीक है, ये 3 आपको पढ़ने हैं विचारक जो आपके हैं वेस्टर्न फिलोसफर्स, और इंडियन के अंतर्गत हमने आपको बता दिया क्या क्या पढ़ना है। तो हम अब क्या करेंगे, यूनिट 3 से पहले मैं सोच रही हूँ आपकी क्या भैया यूनिट 4 शुरू कर दूंगी, और लेकिन अभी नहीं करेंगे। अब हम आपको पढ़ाएंगे भैया क्या, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, आपका पेपर 3। ठीक, और हम आपको एक चीज रिकमेंड करना चाहेंगे, जो बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। हमारा इंस्टाग्राम आईडी PG Point ऑफिशियल के नाम से, अगर आप हमसे कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप हमें वहाँ मैसेज कर सकते हैं, और PG Point के ही नाम से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, और वहाँ पर आपको रेफरल कोड में PG Point डालना, और वहाँ पर आपको शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, इसी के आपको चारों यूनिट की पूरी कंप्लीट PDF मिलेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे यूनिट वाइज, सिर्फ क्वेश्चंस हैं उसमें, याद रखिएगा, है ना। और आंसर्स उसके मैम कहाँ से मिलेंगे, फिर हमने कहा आंसर जो नोट्स हैं उनसे आप देख पाएंगे। तो ये कुछ चीजें हैं, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। बहुत से बच्चों ने ले ली है PDF और चुपचाप पढ़ भी रहे हैं, है ना। तो ये मैं ही सोचो कि कोई ले नहीं रहा है PDF, बहुत सारी PDF जो है बच्चों ने ली है और पढ़ रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप भी ले सकते हैं। ठीक, तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास।